डिफिकल्ट होगा समझना और ओरिएंटेशन बनाना इस पढ़ाई की, क्योंकि ये थ्योरी से ये टोटली डिफरेंट स्टडी है। ठीक है। और थ्योरी में तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़नी होती हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ना होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक्स हैं। ठीक है। तो और इसका स्टडी डिज़ाइन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। टॉक्स के अंदर तो बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली गेम नहीं है, ये थोड़ी सी गेम जो है ना स्किल्स की है और ट्रिक्स की है। ठीक है। टॉक्स में जो है, तो अभी हम इसमें यही आज बात करेंगे कि पैटर्न क्या है, सर्किट और मार्किंग कैसे होती है, स्टेशंस कितने होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और टॉक्स के डिफरेंट मॉड्यूल्स कैसे हैं और उनको कैसे तैयार करना है, और स्टडी मटेरियल को कहाँ से देखना है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली आपका स्टडी हार्ड नहीं है, थ्योरी के अंदर आपका स्टडी हार्ड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ों को पढ़ना होता है, डिटेल चीज़ों को याद रखना होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यस, आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने थ्योरी में पढ़ी हुई है। ठीक है। लेकिन अब उसको, उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और बोलना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो बेसिकली जो सर्किट होता है वो आपका 14 स्टेशंस का होता है। ठीक है। एक स्टेशन तो कम मस्ट आपका जो है ना आपकी डेजिटेशन का है। ठीक है। जो भी आपका डेजिटेशन का टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। और उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह रमजान के बाद मैंने रिसर्च का सेशन लेना है, तो उसमें मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी। ठीक है। तो रिसर्च का सेशन अभी जो प्रीवियस बैच चल रहा है उनका भी रहता है, तो वो आप भी उनके साथ ही उसको अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। तो वो आपने लाजमी अपना अपना टॉपिक तैयार करना है। क्वेश्चन सबके टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, बट क्वेश्चन आपके सेम ही होंगे। ठीक है। तो एक स्टेशन तो वो मस्ट है आपका। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्चुअली 10 मिनट्स हैं, और इस 10 मिनट्स के अंदर ही आपका चेंज ओवर टाइम है। तो एक्चुअली जो आपके पास परफॉर्मेंस का टाइम होता है ना वो 8 मिनट है। ठीक है। और 8 मिनट की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस के दौरान अपना जो भी स्टेशन आपको दिया जाता है या जो भी आपके सामने आता है स्टेशन, उसको आपने प्रैक्टिस करना है कि आपने विद इन 7 मिनट्स उसको परफॉर्म कर लेना है, ताकि एग्जाम के अंदर आपकी इतनी प्रैक्टिस हुई हुई हो कि आप उसको 8 मिनट के अंदर कर सकें। ठीक है। सो एक्चुअली जो आपने अभी प्रैक्टिस में टाइम अपना रखना है, और आपने अपने पास एक स्टॉप वॉच रखनी है। ठीक है। वो कोई सी भी आप स्टॉप वॉच ले सकते हैं, छोटी सी कोई बच्चों वाली मोबाइल की स्टॉप वॉच ले लें। आपने टाइमर लगा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि आप बस चली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं। नो, इट इज अ टाइम फ्रेम्ड, आपने टाइम के अंदर रह के काम करना है। आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री ले ली लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं पूछी, आपने मैनेजमेंट नहीं बताई, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो आपने जो भी बात करनी है, अभी हम आगे ईच इंडिविजुअल स्टेशन को डिस्कस करेंगे कि ईच इंडिविजुअल स्टेशन में आपने क्या करना होता है। तो जब तक आप ईच इंडिविजुअल स्टेशन को नहीं देखेंगे तब तक आपके पास चीजें पूरी नहीं होंगी। अगर इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे नहीं होंगे टाइम के अंदर, 7 मिनट के अंदर आपने उस स्टेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे ना किए, तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है। तो 10 मिनट्स का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपके पास 7 मिनट्स हैं। ठीक है। टोटली आपके जो होते हैं ना 6 स्टेशंस यूजली स्ट्रक्चर डिस्कशंस के होते हैं, जिनमें से 3 गायनी के, 3 ऑब्स्टेटिकल के होते हैं। ठीक है। 4 या आपके 3 जो होते हैं वो स्किल्स के होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स हो सकती हैं। ठीक है। फिर एक टीचिंग स्टेशन होता है और एक आर्टिकल अप्रेजल या क्लिनिकल ऑडिट्स में से होता है। ठीक है। 2 आपके रोल प्लेयर के स्टेशंस होते हैं, जहाँ पे एक जो नकली रोल प्लेयर बिठाया हुआ होता है। ठीक है। उसमें काउंसलिंग भी हो सकती है, उसमें कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है। सो बेसिकली पैटर्न आपका इस तरह से होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो आपके होते हैं, एक आपकी आ जाती है स्ट्रक्चर डिस्कशन, जिसमें आपने मीडियम जो है ना वो अपना इंग्लिश रखना होता है। ठीक है।
आपने सारा कुछ बातें जो होती हैं वो आपने इंग्लिश में करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आ जाता है दूसरा स्टेशन, आपका जो रोल प्लेयर का आ जाता है, ठीक है। रोल प्लेयर के अंदर आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है या कोई डिजीज के बारे में बात भी हो सकती है, ठीक है। उसमें आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू होगा, ठीक है। तो ये दो, इस जो स्ट्रक्चर डिस्कशन और रोल प्लेयर होते हैं उसमें लैंग्वेज का जो मीडियम है वो आपने ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में आपने सारी बातें वही करनी है, ठीक है। लेकिन वो क्या करनी है आपने, उसमें आपका मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपके जो सारे इंग्रेडिएंट्स, अब ये तो वो मैंने आपको बातें बता दी, ठीक है। जैसे रोल प्लेयर के अंदर इंटरेक्शन होती है, फिर एक होता है इंटरेक्शन विद एग्जामिनर जिसमें स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है, फिर स्किल्स की होती हैं, फिर दूसरी टीचिंग होती हैं, शॉर्ट केसेस होते हैं। शॉर्ट केस के अंदर आपके लाइव पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। वन आपका जो है वो गायनी का होता है, वन आपका ऑप्स का होता है, ठीक है। सो दो शॉर्ट केसेस में आपके लाइव पेशेंट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो अब आजकल देखी जाती है कि हम स्टेशंस पे देखते क्या है, स्किल्स किस तरह से आपकी असेस होती हैं, ठीक है। ये तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशंस हो गए, ठीक है, कि कौन कौन से आपके स्टेशंस होंगे, कितने स्टेशंस होंगे और कौन कौन से होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर डिस्कशन हो सकती है, रोल प्लेयर होगा, फिर शॉर्ट केस जैसे मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी शॉर्ट केस में पास होना जरूरी होता है। अब वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि देखें, एक शॉर्ट केस के जो होते हैं ना वो चार स्टेशन टोटल होते हैं, ठीक है। चार स्टेशंस हैं, ठीक है। दो ऑप्स के और दो गायनी के, ठीक है। टोटल आपके चार स्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब हर स्टेशन 10-10 नंबर का है, तो 40 नंबर तो आपके यहीं पे ही हो गए। तो अगर आपका एक भी शॉर्ट केस खराब होता है तो इसका मतलब है यू कैन नॉट गेट थ्रू, यू कैन नॉट गेट 60% मार्क्स। तो शॉर्ट केस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ आ रही है बात की, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हम्म। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि जी शॉर्ट केस में जो पास हो जाए वो पास होता है, जो शॉर्ट केस में पास ना हो वो शॉर्ट केस में पास नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए शॉर्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आगे चल के मैं भी बताऊंगी कि आपने उसको कैसे लेके चलना है शॉर्ट केस को, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद जो है आपने अ, जो अगला हमारा होता है, ये तो आपका शॉर्ट केस हो गया। रोल प्लेयर, अब रोल प्लेयर जो होता है ना उसका स्टार्ट आप ऐसे करते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे रोल प्लेयर की, वो उर्दू में शुरू होता है, मेरा नाम डॉक्टर कुर्रतुल ऐन है, मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। ये जुमला तो आपने रट लेना है, ठीक है। मैं आज आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे बातचीत करूंगी। आपकी बीमारी के पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आप उसको पूछ लें कि मुझे बताया गया है कि आपको ये बीमारी है, आप इस मसले के लिए मेरे पास आई हैं। मैं आपके मसले के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, ठीक है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप बीच में पूछ सकती हैं। तो दिस इज द रोल प्लेयर स्टेटमेंट जो आप स्टार्ट ऐसे लेंगी। और स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी कि अगर तो इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर लिखा हुआ है तो आपने सबसे पहले अपनी टास्क को समझना है। आप 1 मिनट ले लीजिए, 7 मिनट का टाइम इसलिए मैं दे रही हूं ताकि आप एक चेंज ओवर का टाइम और फिर अपनी इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। आप अपना स्टेशन समझिए, आपका स्टेशन है क्या, ठीक है। इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर है तो क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और अगर दिस इज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन तो फिर आप शुरू करेंगे कि यस मैडम आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन, ओके हाउ विल यू प्रोसीड। और जब आप परफॉर्म करेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी, ठीक है। सो इसके अंदर जो टॉक्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी है ना, वो आपकी यही है कि आपने बोलना है, बोलना है बस। किसी भी स्टेशन पे आपने चुप नहीं रहना, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट थिंग जो इसके टॉक्स के अंदर इम्पोर्टेंट टिप है ना, वो है बोलने की प्रैक्टिस करना। स्पीक स्पीक एंड स्पीक, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अब आपका वो काम नहीं है। पहले आप थ्योरी में क्या करते थे कि पढ़ते जाते थे पढ़ते जाते थे पढ़ते जाते थे, एक तरफ से शुरू की और दूसरी तरफ से आपने खत्म कर दिया टॉपिक, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है। ये स्पीक 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगी उतना आपके लिए ये बेहतर होगा, ठीक है। तो स्पीक 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप अपन बोल सकती हैं आप बोलें, ठीक है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स और मार्किंग अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो पेशेंट सेफ्टी है। ये ये जो है कैंडिडेट कितना पेशेंट सेफ्टी है, ये कितना सेफ कंसल्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स मिस कर जाते हैं तो, अभी मैं आपको ठहरे, एक मैंने ना टोक्स के स्टेशंस बनाए हुए थे मॉक्स में, आपको ना मार्किंग दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से वो लोग मार्किंग करते हैं। ठहरे मैं देखती हूँ किसी की मार्किंग अगर मैंने की हो तो। कहाँ गई, कहाँ गए थे? पापा के साथ इंसान साइंस के पापा और रीड के पापा नहीं थे। ये देखें, हम वही थे बस, और कोई भी नहीं। मैं ये लेके आया हूँ। इनका ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये सपोज अब मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि ये एक थैलेसीमिया का मैंने स्टेशन बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ, ठीक है, इसमें कैसे वो स्टेशन बने हुए होंगे, ठीक है। सपोज ये रोल प्लेयर वाला स्टेशन है, ठीक है। रोल प्लेयर को उसकी इंस्ट्रक्शन पकड़ा दी जाती हैं। A 27 years old lady presented to you in OPD. She is known case of thalassemia major. She got married 6 months back and want to conceive, and she is on desferoxamine and have a regular checkups. You will be assessed in the following domain: information gathering, communication with the skill, communication with the colleagues, patient safety, and applied clinical knowledge. ठीक है। अब उन्होंने जो की बनाई होती है वो इस तरह से की बनी हुई होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछने हैं, किस किस पॉइंट्स पे कितने कितने मार्क्स होंगे। कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, आई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड रोल, जैसे आपने बताया कि मैं आज, मेरा नाम डॉक्टर कुरातुलैन है और मैं गायनी के शोबे में आज आपकी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो ये इसके .25 मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सिर्फ चीज के .25 मार्क्स होंगे, आपको इतने इतने मार्क्स वहां पे लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपने जब बैठी हैं तो आपने इस चीज को कंफर्म किया कि मुझे ये बताया गया है कि आपको थैलेसीमिया मेजर का मसला है और आपकी शादी को 6 माह हुए हैं, अब आप हम हमल करना चाहती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? ये जुमला बोलने के .25 नंबर है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं किया तो आपके यहां से ये .25 कट जाएंगे। और पेशेंट सेफ्टी के नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड में जब पास फेल की बात आती है ना, तो वो आपके सारे पेशेंट सारे स्टेशंस पे पेशेंट सेफ्टी का कॉलम देखते हैं कि पेशेंट सेफ्टी में इसने कितना स्कोर किया है सारे स्टेशंस पे। अगर तो उसमें आपने अच्छे स्कोर किया हुआ है तो फिर वो पासिंग उसमें चले जाते हैं। लेकिन ये जो पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं ना, ड्रग एलर्जी का जरूर पूछना है, जो स्मोकिंग का जरूर पूछना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा जो चीजें जैसे इसके अंदर अब आपने प्रोफाइलैक्सिस कोई ले रही थी, डोजेस ले रही थी, कोई आयरन को अवॉइड करना है, ये बातें बताई हैं उसको कि जो इंजेक्टेबल आयरन आपने नहीं लेना कभी भी, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आपको ब्लड लगेगा, आपको वैक्सीनेशंस हुई थी नहीं हुई थी। ये बातें आपकी पेशेंट सेफ्टी में आ जाती है। जब आप थैलेसीमिया का ये टॉपिक इस तरह से करेंगे टॉक्स के तौर पे तो आपको पता चलेगा। तो आपने ये वैक्सीनेशंस का नहीं पूछा तो आप पेशेंट सेफ्टी नहीं है, ठीक है। सो वहां पे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपने मिस नहीं करने, ठीक है, पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट और कम्युनिकेशन विद द कोलीग्स, वो अभी आगे मैं डिटेल में आपको बताती हूँ, और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। जब आप इन चीजों को समझेंगे, इन पॉइंट्स को सीका को समझेंगे, तब आपको अपनी
जो प्रिपरेशन है उसमें आसानी होगी। और हर टॉपिक के अंदर आपने सीका को अप्लाई करना है, से पेशेंट सेफ्टी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड कोलीग्स, और अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के ना या तीन या चार नंबर होंगे, बाकी छह नंबर आपके बाकी चीजों के हैं। बहुत कम होते हैं अप्लाइड के, कुछ स्टेशंस होते हैं जहाँ पे होता ही अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है, ठीक है। सो वो सारी आपकी जो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है ना, वो आपकी पेशेंट सेफ्टी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद पेशेंट और कुलीग के थ्रू आपने उनको सुनाना है। सारी बातें आपने उस तरह से नहीं सुना देनी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब पेशेंट सेफ्टी के अंदर क्या है कि आपने डेटा प्रोटेक्शन की है, आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपने जो रिजल्ट्स पेशेंट्स को बताए थे उसमें जैसे अगर कोई रिपोर्ट आपके सामने पड़ी हुई है तो आपने ये देखा है कि जी रिपोर्ट के ऊपर नाम और एमआर नंबर चेक किया और पेशेंट को ये यकीन दिलाया है कि ये मैंने ये रिपोर्ट देखी है, इस पे एमआर नंबर और आपका नाम चेक किया है, ये आपकी ही रिपोर्ट है। ये जुमला अगर बोला है तो आप पेशेंट सेफ हैं। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे अगर कोई एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट है, एस्पर्मिया की रिपोर्ट है, तो आपने ये जुमला बोलना है बीच में कि जो आपके और मेरे दरमियान जो भी बातें होंगी वो आपके और मेरे दरमियान होंगी, किसी को नहीं पता चाहिए, हम इसको सीगा मतलब इसको किसी को बताएंगे नहीं, ताकि आप पेशेंट को ये यकीन दिला रहे हैं कि हम आपकी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी में रख रहे हैं, ठीक है। फिर आप जहाँ पे कहीं पे जैसे पीपीएच हो गया तो आपने किसी सीनियर को इन्वॉल्व किया है, आपने कॉल फॉर हेल्प किया है। शोल्डर डिस्टोशिया हो गया तो कॉल कॉल फॉर हेल्प हुई है कि नहीं हुई। फिर अगर कोई इंजरी हो गई है तो ऑडिट और क्लिनिकल गवर्नेंस के पॉइंट्स आपने किए हैं, 7 Ds को पूरा किया है। क्लिनिकल गवर्नेंस के जो 7 Ds होते हैं, डिस्कशन, ड्रिल्स, ड्यूटी ऑफ डेटिक्स, ये सब आप आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगर आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर आया है, आपको वजाइनल हिस्टेरेक्टमी का प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो क्या आपने डब्ल्यूएचओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को अप्लाई किया था कि नहीं किया था। या अगर आपने एक शॉर्ट केस कर रही हैं, आप मैनेजमेंट बता रही हैं और मैनेजमेंट में आप एक सर्जिकल प्रोसीजर बता रही हैं, तो प्रोसीजर बताने से पहले कि आपने ये जुमला बोला, आई विल फॉलो द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, और जब डिलीवरी वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपने एनहांस रिकवरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये पॉइंट आपकी सेफ है, ठीक है। फिर आपने जो भी दवाई प्रिस्क्राइब करी है उसकी सेफ्टी के बारे में पेशेंट को बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। जैसे अगर आपने किसी को फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है 5 मिलीग्राम, तो आपने को पता होना चाहिए आप डायबिटीज हैं, आपको शुगर का मसला है, तो इसलिए आपको हम शुरू के 12 हफ्ते तक आपको फॉलिक एसिड की 5 मिलीग्राम की गोली देंगे। या थैलेसीमिया मेजर का केस है तो हम आपको फॉलिक एसिड देंगे, ठीक है। तो ये बातें आपने देखनी होती है। कंसेंट ली थी कि नहीं ली थी, इन्फॉर्म कंसेंट ली थी कि नहीं ली थी, ठीक है। इसी तरह अब जब आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जाना है तो हिस्ट्री के पॉइंट्स, फिर आपको जो रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, एग्जामिनर आपको रिजल्ट दे रहा है, आप उसको इंटरप्रिटेशन सही कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन जिस ऑर्डर में की है वो ऑर्डर आपका ठीक है, यानी आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं कि नहीं मांगते। बेसलाइन के बाद फिर जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें डिजीज वाइज आपने कैसे मांगनी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर जब आपने कोई रिकॉर्ड रिव्यू करना है, जैसे अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है, किसी भी इंजरी के साथ आता है, किसी भी सेकेंडरी पीपीएच के साथ आ जाए, पर्परल सेप्सिस के साथ आ जाए, तो क्या आपने रिव्यू किया था रिकॉर्ड को। मैं आपके अगर आपके पास नोट्स हैं ऑपरेशन के तो मैं वो नोट्स देखना चाहूंगी, ठीक है। कोई यूरेटर इंजरी आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव में तो आपने रिकॉर्ड को रिव्यू किया था या नहीं किया था। और अगर पेशेंट काउंसलिंग के पेशेंट स्टेशन है तो आपने पेशेंट को से पूछा था, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं, आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, इस तरह के जुमले बीच में बोलने होते हैं, ठीक है। सो इट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन विद द पेशेंट्स के अंदर आपका हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा स्किल है ये एक हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जो अपने गायनी के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। ऑप्स के केसेस के अंदर आपने रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करना होता है और रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है। और गायनी के केस के अंदर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने होते हैं, ठीक है। और जो आपको रिजल्ट दिए जा रहे हैं उसको आप पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर किसी की आईयूडी है, किसी को कैंसर है, और कोई भी बैड न्यूज आप ब्रेक करें, एजोस्पर्मिया का केस है, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज का केस है,
ठीक है, MRKH का केस है, तो ये ब्रेकिंग द बैड न्यूज है, इनके लिए हमसे एक स्पाइक मॉडल यूज करते हैं, वो आगे चल के आप देखेंगे स्पाइक मॉडल क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एक कंफर्टेबल इन स्पेस देखनी होती है, उसको कंफर्ट करना होता है उसको, ठीक है, और उसको पूछना होता है कि उसका इसके बारे में नॉलेज कितना है। ठीक है, और उसको क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना होता है। जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये खबर मुश्किल है कि आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहेंगी। फिर जब आपने उसको खबर सुनाई, आप क्या इस बारे में अभी बात करना चाहती हैं? अगर आप चाहती हैं तो हम दोबारा भी इस बारे में बात कर सकते हैं। आप पानी लेना चाहेंगी? मतलब इस तरह की बातें जो है ना, ये स्पाइक मॉडल का हिस्सा होती हैं। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पे किसको बुलाना है, किसको कम्युनिकेट करना है, किससे बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है कि एक एंग्री पेशेंट के बारे में। ठीक है, एंग्री पेशेंट को आप कैसे डील करते हैं? जैसे IUD का केस आ जाता है, वो गुस्से में भरी हुई आती है, आप लोगों की वजह से मेरा बच्चा मर गया, आप लोगों ने ये कर दिया, आप लोगों ने वो कर दिया। तो फिर आप उसमें कैसे डील करते हैं? उस वक्त वो जो वहां पे एग्जाम में एंग्री पेशेंट बिठाया होता है ना, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज दफा आप एजोस्पर्मिया में मेल को बिठाया होता है उन्होंने अंदर, तो वो भी आपके ऊपर चढ़ दौड़ता है। ठीक है, सो हाउ टू डील विद एंग्री पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन विद कुलीग्स के अंदर आपके टीचिंग स्टेशंस होते हैं, यानी आपके सामने आता है कि जी शोल्डर डिस्टोशिया की टीचिंग करनी है। ठीक है, वो क्या होगा कि जी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट आया है आपके पास, आपने उसको शोल्डर डिस्टोशिया की टीचिंग करनी है। तो टीचिंग के एक कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसको वो 5E मॉडल है। ठीक है, आपने उसको एनकरेज करना है, आपने उसको उसका नॉलेज असेस करना है, फिर आपने उसको क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, फिर आपने उसको सारा टॉपिक पढ़ाना है, बीच बीच में आपने सवाल करते रहना है, फिर उसके नॉलेज जो आपने पढ़ाया है उसको असेस भी करना है। ठीक है, तो ये टीचिंग के कुछ असूल होते हैं। ठीक है, फिर कुछ लेबर बोर्ड होते हैं, गाइनी बोर्ड्स होते हैं, वो उसमें आपने प्रायोरिटाइजेशन करनी होती है, और प्रायोरिटाइजेशन जो होती है वो पेशेंट सेफ्टी भी होती है। ठीक है, तो वो पेशेंट सेफ्टी में प्रायोरिटाइजेशन जो होती है ना, वो सेफ्टी के पॉइंट में आता है। अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिन जगहों पे आपने इन्वॉल्व करनी है, जैसे डायबिटीज का केस आ जाता है तो आपने डायबिटोलॉजिस्ट को साथ में इन्वॉल्व करना है, डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से फीटो मैटरनल मेडिसिन का कोई यूनिट है उसको इन्वॉल्व करना है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है मेंबर्स। सिर्फ ये जुमला बोल देने से कि आई विल इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर कौन कौन होंगे। ठीक है, तो उनके नाम लेना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम नहीं ही बोल देना। उसके बाद आपका आ जाता है अप्लाइड क्लिनिक, उसके अंदर फिर आपकी गाइडलाइंस हैं, आपका लिटरेचर है, सब कुछ है। तो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के अंदर मैं यूजली कहती होती हूँ कि आप टॉक्स जरूर करें। ठीक है, अभी ये सेशन 30 मिनट्स का होता है जूम का, ये बंद हो जाएगा तो सेम लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज के अंदर आपकी ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये आपके 14 मॉड्यूल्स हैं जो आपने कवर करने हैं। टीचिंग, कोर सर्जिकल स्किल, पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारे मॉड्यूल्स के टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के अंदर क्या टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी, अभी मैंने यहाँ पे स्लाइड नहीं बनाई, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं मॉड्यूल वाइज, ये मॉड्यूल्स हैं, 14 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 टीचिंग है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं ये मॉड्यूल वाइज आपने करने हैं। फिर मॉड्यूल 4 सर्जिकल स्किल्स है, फिर एंटीनेटल केयर है, ठीक है, मैटरनल मेडिसिन है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी है, पोस्टपार्टम प्रॉब्लम्स हैं, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सब फर्टिलिटी है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हैं, अर्ली प्रेगनेंसी केयर है, गायनिकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी और यूरोगाइनी। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी टॉपिक्स। ठीक है, तो ये 14 मॉड्यूल हैं और ये टॉपिक्स हैं जो आपने इनके अंदर रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, ये तो आपके मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है, मॉड्यूल्स वाइज टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, स्टडी मटेरियल में मैं हमेशा ये कहती हूँ जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उस टॉपिक को आप वहीं से ही तैयार करें। ठीक है, और बेसिक्स रहे, बहुत हाई फाई बातें वो नहीं आपसे सुनना चाहते, वो आपसे बेसिक्स बातें सुनना चाहते हैं। ठीक है,
और टोग आर्टिकल, जिस टॉपिक का टोग आर्टिकल है ना, और आपने वो नहीं पढ़ा थ्योरी में, तो उसको आपने लाजमी पढ़ना है। क्योंकि जो स्टेशंस है ना, वो एज इट इज लेटेस्ट टोग आर्टिकल को उठाया जाता है और उसकी हेडिंग को क्वेश्चन बना के तो वो स्टेशन बन जाता है। तो टोग आर्टिकल्स आपने नहीं छोड़ने, वो टॉपिक वाइज आपको बताती जाऊंगी कि ये टॉपिक यहां से करना है, ये टॉपिक यहां से करना है, ठीक है। अनीमिया, डायबिटीज, ये आपने लाजमी एसओजीपी का करना है, और वहां पे सुनाना भी आपने एसओजीपी ही है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आ गई? मैंने डायबिटीज तो हमें नाइट से नहीं किया था। सो भी आवाज आपकी मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? मैडम मैंने कहा कि ये जो डायबिटीज का टॉपिक, ये तो हमने नाइट से किया था ना। नहीं, ये आपको एसओजीपी की पढ़नी पड़ेगी। वो बेशक आप कल खोलें और एसओजीपी खोल के पढ़ें। एसओजीपी की अनीमिया और एसओजीपी की डायबिटीज ये लाजमी करनी है। नाइस वाली भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हैं वो एसओजीपी की लाजमी करनी है, ठीक है। और वो कंपैरिजन में रख के करनी है, ठीक है। तो डायबिटीज तो आप ऐसे है ना, जैसे वो आपको आएगा ही आएगा। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, आईयूजीआर, ये शॉर्ट केसेस तो आपके यही हैं। ये तीन टॉपिक्स तो आपने रट के जाने हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका टेम्पलेट क्या है, ये सारा कुछ आपने करके जाना है, ठीक है। जी, किसी और ने कुछ यहां तक अभी कुछ पूछना है, फिर हम आगे चलते हैं। टॉक्स के स्टेशन की ओरिएंटेशन और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम किसी को आ रहा है तो वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरत, थोड़ा सा पेशेंट सेफ्टी का एंड पे जरा बता दीजिएगा। वो मैं बिजी थी, पेशेंट आ जी, गई थी। पेशेंट सेफ्टी के अंदर जो होती है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जैसे ये जो कंफर्मेशन ऑफ, आपने एक तो जैसे अगर कोई एबनॉर्मल रिपोर्ट है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बायोडेटा। आपने इम्पोर्टेंट करना है। आपने डब्ल्यू एच ओ से कोई अगर आपका प्रोसीजर आ गया तो आपने डब्ल्यू एच ओ और सेफ्टी चेकलिस्ट को इन्वॉल्व किया था, आपने एनहांस रिकवरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाया था। फिर आपने डाटा, आपने पेशेंट से उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी उसको कंफर्म किया था, रिपोर्ट को कंफर्म किया था कि ये पेशेंट की ही रिपोर्ट है। फिर आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं, आप उसकी सेफ्टी प्रोफाइल पेशेंट को बता रही हैं, ठीक है, कंसेंट ले रही हैं। प्रायोरिटाइजेशन जो आपकी बोर्ड के अंदर होती है वो पेशेंट सेफ्टी के अंदर आती है, ठीक है। गायनी बोर्ड और वो जो दूसरे लेबर बोर्ड होता है, ये सारे पॉइंट पेशेंट सेफ्टी के होते हैं। आपने ड्रग एलर्जी पूछी थी कि नहीं पूछी थी, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की थी कि नहीं की थी, कि आपको कभी को खून तो नहीं लगा, ये सब पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं, ये लाजमी पूछने हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ना हमारे साथ, वो है टाइम मैनेजमेंट। हमसे टाइम नहीं मैनेज होता। टॉपिक तो हमें बहुत अच्छा आता होता है, लेकिन हम उस 7 मिनट में वो टॉपिक दरिया को कूजे में नहीं बंद कर सकते। थैलेसीमिया बहुत अच्छा मुझे आता है, लेकिन मैं वहां 7 मिनट में वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करनी है। आपने कोई भी टॉपिक थैलेसीमिया का पूरा सुनाना है 6 मिनट के अंदर। उसके हिस्ट्री पॉइंट्स, उसकी इन्वेस्टिगेशंस, उसकी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, उसकी एंटीनेटल मैनेजमेंट, उसकी इंट्रापार्टम मैनेजमेंट, उसकी पोस्टपार्टम मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रेगनेंसी, जिसके अंदर आपकी थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस, आपका कॉन्ट्रासेप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग, फिर अगली प्रेगनेंसी तक आपने उसको छोड़ के आना है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में तुम क्या करोगे। समझ आई? सो ये सब पॉइंट्स आपके आएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आ गई स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि जो जिनका जो रिपीटर्स होते हैं उनको रिपीटिशन का स्ट्रेस होता है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम करने का स्ट्रेस होता है। और
स्ट्रेस को मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड, ड्यूरिंग योर एग्जाम, तो आप जो है पैनिक क्रिएट कर लेते हैं और आती भी चीजें भी भूल जाती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अगर कुछ मेडिसिन से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मेडि कुछ लोगों को पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं एग्जाम के अंदर, कुछ लोगों को पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को भूल जाता है, वहां पे आता जाता भूल जाता है। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। मैं तो पर्सनली ये कहती हूँ कि आप आज से अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जब भी आपको स्ट्रेस होने लगे, आप 2 नफल पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। इस वक्त जितनी शिद्दत से आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं ना, कोई आपके लिए दुआ नहीं कर सकता। तो और बिलीव मी, ये आपकी जिंदगियों का डिफिकल्ट टाइम है जब तक आपके टॉक्स नहीं निकलते। ठीक है। हर चीज आपकी स्टक हो जाती है, आपकी बच्चे स्टक हो जाते हैं, आपकी फैमिली स्टक हो जाती है, आपकी अपनी जिंदगी स्टक हो जाती है, आप प्रोफेशनली स्टक हो जाते हैं। तो फिर इन सब बातों के लिए स्ट्रेस, जाहिर बात है, एक नेचुरल बात है। अगर आप स्ट्रेस फील नहीं करते तो आप सुपर ह्यूमन है। ठीक है। तो स्ट्रेस एक नेचुरल चीज है और उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेडिसिन से हेल्प लेना चाहते हैं, कोई एंजियोलिटिक लेना चाहते हैं, इंडोरॉल लेना चाहते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना ले, वो अभी से लें, ताकि आप एग्जाम के दिनों में यूज टू हो जाएं उस ड्रग के। हाँ, ये लिक्सोटनिल और इस तरह की चीजें, मैं सेम्ब्रो वगैरह या ब्रोमेज़िपम, ये नहीं मैं आपको कहूंगी क्योंकि इससे आपको हैंग ओवर होगा। लेकिन इंडरॉल और कुछ और ड्रग्स होती हैं जो आप सेफली यूज कर सकते हैं और उससे आपको काफी स्ट्रेस में हेल्प आउट होगी। ठीक है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि अब इतना बड़ा, इन इस बड़े टॉपिक्स को हम कैसे कवर करें, वो होता है फिर आपने अपने आप को स्केड्यूल करना है। टॉपिक वाइज भी स्केड्यूल करना है अपने आप को और टाइम वाइज भी अपने आप को स्केड्यूल करना है। ठीक है। अपने आप को टाइम भी करना है। ठीक है। यहाँ से हम अगली बाद में शुरू करते हैं, लेस देन 1 मिनट रह गए तो हम दोबारा यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। तो 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर आपको फेस करने हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको कह दिया कि आपने प्रैक्टिस करनी है और टाइमर अपना लगाना है। खुद अपना टाइमर अपने सामने रखें, एक छोटी सी स्टॉप वॉच ले लो, मोबाइल की स्टॉप वॉच ले लो, कोई भी चीज ले लो, और वो एग्जाम में भी आपके साथ होगी। स्टॉप वॉच आपने अपनी रखनी है, उनकी स्टॉप वॉच नहीं रखनी। एग्जाम में आपने जो है वो हाथ में, मैंने एक छोटी सी बच्चों के टॉय वाली थी, वो बांधी थी, मतलब मैं दूसरी वॉच नहीं पहन के गई थी, मैं ये स्टॉप वॉच हाथ में पहन के गई थी। उसका बटन बस दबाते थे और वो दोबारा से टाइमर चल जाता था। सो आपने अपना टक स्टॉप वॉच रखनी है, उनकी बेल का वेट नहीं करना, आपकी नजर आपके टाइमर पे होनी चाहिए, तब आप जी, किसी ने पूछना है यहाँ तक कोई बात तो पूछ लें, जब तक सब आ रहे हैं, पूछना चाहें तो पूछ लें। डॉक्टर पूरत, पेशेंट सेफ्टी वाली जरा स्लाइड्स एक दफा शो कर दें। डेटा प्रोटेक्शन, कंफर्मेशन द रिजल्ट बिलोंग्स टू द पेशेंट। जैसे अगर कोई रिपोर्ट आई है, कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आपकी बात हम सीधा राज में रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अगर कोई सीनियर को जहाँ पे इन्वॉल्व करना था वहाँ पे इन्वॉल्व किया है, जहाँ पे क्लिनिकल गवर्नेंस अप्लाई करना था वो अप्लाई किया है, WHO सेफ्टी चेक लिस्ट, और यहीं पे आप बेशक उसके साथ ही लिख लें एनहांस रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है। एनहांस रिकवरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया। ठीक है। वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आता है। ठीक है। सेफ प्रिस्क्रिप्शन का, आपने सेफ ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की है, यानी एक एस्थमेटिक पेशेंट थी और आपने उसको कोई बीटा ब्लॉकर भी दे दिया साथ में। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस पेशेंट में कौन सी ड्रग सेफ है। फिर कंसेंट आपने ली थी नहीं ली थी। फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बोर्ड जो होता है वो सही किया था या नहीं किया था, उसमें वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैंने 2 ऑप्शंस आपको बता दी कि आप मेडिसिन से भी स्ट्रेस अपनी मैनेज करते हैं, स्पिरिचुअली अगर आप करना चाहते हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़िए,
और डेली के 2 नफल पढ़ के अपने लिए दुआ करें, ताकि आपका स्ट्रेस भी कम हो और आपको हेल्प आउट भी, अपनी डिवाइन हेल्प भी मिल जाए। ठीक है। शेड्यूल के लिए, आपकी आसानी के लिए आपको शेड्यूल एक मैं दे दूंगी कि ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक आप पढ़ें, इस टाइम के मुताबिक पढ़ें। टाइमिंग आपने अपने हिसाब से देखनी है, वो मैं भी आपसे डिस्कस करती हूँ। लेकिन टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज आपको शेड्यूल मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। अब जो ये कोर्स डिजाइन है, बेसिकली जो हमने पढ़ना होता है, और जिस तरह से इसको, जो मैंने कोर्स डिजाइन किया था, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। एक ड्रिल्स का सेशन है, उसके सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, वो सारी ड्रिल्स आपको मॉड्यूल वाइज करवाएंगी। और एक आपकी एमआरसीओजी की बुक्स हैं, जिसके अंदर टॉक्स होते हैं। उनमें से एक बुक कॉन्जे तो आपने मस्ट करनी है, 1 दफा करें, 2 दफा करें, इट्स अप टू यू। जितना टाइम पीरियड अभी रह गया उसमें एक ही दफा हो सकती है, 2 दफा नहीं हो सकती। ठीक है। तो वो कॉन्जे की बुक करनी होती है। 3-4 और किताबें अगर आप करना चाहें, उनमें से जिसके पास टाइम हो वो कर ले। ऑक्सफोर्ड है, लीसा है, ये 3-4 किताबें हैं। ठीक है। जिनके पास टाइम हो, जो करना चाहते हो, वो ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्जे तो सबने करनी है, कॉन्जे इज मस्ट। ठीक है। उसके बाद है आपकी शॉर्ट केस की प्रैक्टिस। वो आपको टॉपिक मैं बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 10-12 गायनी के केस हैं, 10-12 ऑप्स के केस हैं। ठीक है। तो शॉर्ट केस मैं खुद प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है। आज रमजान में डॉक्टर पलवशा ने टेक ओवर किया हुआ है, तो मैं रमजान के बाद मैं शॉर्ट केस दोबारा से शुरू करूंगी। ठीक है। इसके अलावा होता है पास्ट टॉक्स पेपर। ठीक है। उसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैं आपको पास्ट टॉक्स पेपर के टॉपिक जरूर बता दूंगी कि ये टॉपिक जो है, ये पास्ट टॉक्स में जब साथ साथ कर रहे होते हैं तो मैं बता देती हूँ कि ये है लिस्ट में उनकी, आपसे सारी शेयर कर दूंगी टिल 2025 तक के। ठीक है। तो 2022 में शुरू हुए थे, और 2025 तक के सारे आपसे पास्ट पेपर्स मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ये आपने 4 हिस्सों में इस कोर्स को हमने डिजाइन की है, और इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब जो मेरे पास टीम है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ सेंस ऑफ मनी है, कि हम, आप कोई चार्जेस नहीं है, ये हम सबके लिए फ्री है। जो मर्जी इसको ज्वाइन करना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे, वो कर सकते हैं। बेसिकली इसको डिजाइन करने का एक तो बहुत बड़ी जो मोटिवेशन थी, वो थी डॉक्टर राशिद लतीफ। ठीक है। डॉक्टर राशिद लतीफ एक इतनी बड़ी हेल्प है टॉक्स वाले लोगों के लिए, कि आपकी सोच है सिर्फ वो, अभी मैं आगे आपको जब बताऊंगी कि जी हमने क्या, उसमें कौन कौन सी चीजें रिकमेंडेशंस दूंगी, उसमें बताती हूँ। लेकिन बेसिकली मेरा और जितने भी मेरे साथ ये डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट है बनी की फॉर्म में, लेकिन वेरी ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और जो पास हो जाते हैं, मेरा एक बैच निकला पहले, मैं मतलब अपने एग्जाम के बाद मैंने जब एक बैच निकाला, तो मेरा ख्याल था बस मैं एक आधे को पढ़ाऊंगी फिर मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जब वो लड़कियां निकली और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप इसको कंटिन्यू करें, तो ये आप बहुत अच्छा सेशन है, फिर उसी में से ही कुछ लड़कियां वॉलंटियर होगी कि हम भी आपका साथ देंगे, जैसे डॉक्टर नौरीन है, डॉक्टर वर्दा हैं। ये पिछले बैच में से पास आउट हुई थी, तो इन्होंने कहा हम आपके साथ मिलके करवाते हैं। ठीक है। तो शॉर्ट केसेस मैं खुद करवाती हूँ, और डॉक्टर पलवशा आजकल करवा रही हैं, तो आप उनके केसेस लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, साइलेंट हो के सुनने का कोई फायदा नहीं है। आप हर ग्रुप में घुस जाएं और चुप करके आप सुनते रहें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको कोई भी कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मतलब काफी लड़कियां ऐड हो जाती हैं, आप हमें ऐड कर लें, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करती। जब पार्टिसिपेट नहीं करना तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है। तो पास्ट पेपर्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, शायद आपका बैच तो नहीं, लेकिन अगले बैच को शायद फुल फ्लैज में मटेरियल दे सकूं पास्ट पेपर्स का, कि कैसे उसको करना है। इसके अलावा कुछ सेशंस होते हैं, जो कि मैं कुछ सेशंस मैं लूंगी, कुछ डॉक्टर पलवशा लेंगी, एक आधा डॉक्टर
साहिबा हैं मेरे साथ, वो भी शायद ले लें अगर वो फ्री हो तो। लेकिन डॉक्टर पलवशा और मैं तो कुछ सेशंस लेते हैं, जैसे रिसर्च का सेशन लूंगी, एमपीडीएसआर का सेशन लूंगी, रॉबसन क्लासिफिकेशन का लूंगी। ठीक है, तो ये वाले सेशंस लूंगी। ठीक है, तो ये सेशंस आपके मैं डॉक्टर खुद पूरा लूंगी। डेडिकेशन वाला भी स्टेशन जो है ना, लास्ट टाइम जो आया था, वो भी वो लूंगी, लड़कियों वो मैं खुद जो है। लूंगी, वो मैं खुद लूंगी। चलें। मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगी जो आपने अपनी डेजर्टेशन में से उन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, वो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो सबसे यूजली लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो वो मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। आपने अपनी डेजर्टेशन में से उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल के याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा कोर्स तो इस तरह से है। ठीक है, और जाहिरी बात है हर कोई भी कोर्स हो वो 100% नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं। ठीक है, रिकमेंडेशंस में मेरे पास स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है डॉक्टर राशिद लतीफ की क्लासेस। वो एवरी वेंसडे को सुबह 9 बजे होती है, फिक्स्ड क्लास होती है उनकी एक। डॉक्टर शहनाज की सैटरडे को 10 बजे क्लास होती है। ठीक है, इनकी क्लासेस खामोशी से लेनी नहीं है, इनमें को प्रेजेंट करना है। ये आपके मेंटोर्स के भी मेंटोर्स हैं, जो ऑनलाइन आजकल मेंटोर्स हैं ना, उनके भी मेंटोर्स हैं। डॉक्टर राशिद लतीफ की क्लास आपकी शॉर्ट केस की हिस्ट्री इंप्रूव करेगी। डॉक्टर शहनाज की क्लासेस आपकी टॉपिक पे ग्रिप को स्ट्रांग करेंगी, क्लिनिकल स्किल्स आपकी इंप्रूव करेंगी। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर अरूबा भी आपकी हिस्ट्री और क्लिनिकल स्किल्स को बहुत इंप्रूव करेंगी। ठीक है, और डॉक्टर नाहीद की क्लासेस जो हैं वो आप प्रैक्टिस के लिए रखिए। ये चारों के चारों जो डॉक्टर्स हैं, ये मतलब टीचर्स के भी टीचर्स हैं। ठीक है, तो इनकी क्लासेस तो मैं कहती हूँ आप मिस ही ना करें। जो टॉपिक आपने पढ़ना है, डायबिटीज का अगर टॉपिक आपने पढ़ना है, आप डॉक्टर राशिद लतीफ का पुराना कोई लेक्चर निकालिए डायबिटीज का, लास्ट 6 मंथ्स वाले यूजली निकाल लीजिए। ठीक है, अब जैसे इनका परसों ओवेरियन मैसेज के ऊपर क्लास है, आप अटेंड कीजिए, आप देखिए लड़कियां कैसे प्रेजेंट करती हैं और आप भी फिर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑनलाइन पेड क्लासेस, बहुत सारे हैं। मैं किसी एक का भी नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन अगर आपने आपको लगता है कि जी आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज टू मच, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो आप किसी एक को ज्वाइन कर लें। लेकिन उसको ज्वाइन करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं चुप करके सुनूंगा कि क्या होता है, फिर पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो फिर करें। लेकिन अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें चली हैं, जैसे राशिद लतीफ साहब की क्लास इतनी बेनिफिशियल है, इतनी बेनिफिशियल है कि आप कुछ भी ना करें, आप उनको फॉलो करें, डॉक्टर शनाज को फॉलो करें, तो आप आराम से जो है वो इन चीजों को लेके चल सकते हैं। तो ऑनलाइन मेंटोर के बारे में, अच्छा, आगे अब हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्कशन पे। अब आप इन सारी चीजों में जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप मुझे बताएं। अब मैं जो आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस जो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, वो सबसे पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग का स्किल को करना है। क्योंकि जिस स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, रोल प्लेयर हो, पैटर्न यही लेगा रहेगा आपका। ठीक है, हर स्टेशन का जो पैटर्न है ना, वो सेम ही है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें सिर्फ आपने आगे पीछे करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी आ जाएगी हिस्ट्री, फिर आपकी आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, अगर गायनी का केस है तो डीडीज आ जाएंगी, अगर ऑप्स का केस है तो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी आ जाती हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपकी आगे से जो बातें आएंगी वो आएंगी अ, आपकी काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग के बाद आपका आएगा एम ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपका ट्रीटमेंट आ जाएगा। ठीक है,
कि आप उसको क्या ट्रीटमेंट ऑफर देंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट करती हैं, ठीक है, आप उसको सर्जिकल करती हैं, कौन सा मैनेजमेंट आप ऑप्शंस उसको दे सकती हैं, ठीक है। ये आपका, ये यही पैटर्न आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी चलेगा, यही आपका रोल प्लेयर में, बस अंदाज बदल जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न, आपका पैटर्न जो है ना वो नहीं चेंज होगा, पैटर्न ऑफ स्टेशन जो है, सिर्फ अंदाज बदल जाएगा, ठीक है। वो अंदाज आप जब प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर डिस्कशन का, रोल प्लेयर का, उसमें आपको पता है, लेकिन हेडिंग्स यही रहेंगी, वो नहीं आपकी बदलेंगी, ठीक है। तो आगे अगर हम चलेंगे, तो एक क्लास आपकी हिस्ट्री टेकिंग, इन्वेस्टिगेशंस, इस पे और मैनेजमेंट के पॉइंट्स पे हम कर लेंगे बात, कि आपने बोलना कैसे, जुमले, और ये जुमले आपने लिखने हैं, जुमले आपने लिखने हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रटे रटाए जुमले होते हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, लेकिन जब आपको रटी रटाई लिखा लिखाया मटेरियल कहीं से मिलता है ना, तो वो बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। जैसे मैनेजमेंट में अक्सर लोग कहते हैं आई विल सपोर्ट द पेशेंट, आई विल काउंसल द पेशेंट, आपका अपना जुमला हो ना तो वो फौरन अच्छा भी लगता है और पता भी लग जाता है, ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं आई विल सपोर्ट द पेशेंट, व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ द पेशेंट, व्हाट विल यू डू इन द सपोर्ट ऑफ पेशेंट, ठीक है। सो प्रैक्टिकल बातें करनी है, हवाई बातें नहीं करनी है आपने, ठीक है। सो ये पैटर्न ऑफ स्टेशन हर एक का ऐसे ही होगा, चलना आपने ऐसे ही है। रोल प्लेयर भी है तो पहले आपने उसकी हिस्ट्री पॉइंट्स दे पूछने हैं, फिर पूछना है आपकी कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हो गई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपकी मैनेजमेंट में क्या हो चुका है, फिर आपने काउंसलिंग करनी है, तो इंग्लिश में आई विल काउंसल द पेशेंट दैट यू हैव दिस डिसीज, इट्स सिंपली इम्प्लीमेंटेशन इज दिस, ठीक है। तो वो बातें आपने स्ट्रक्चर उर्दू में करेंगी, तो मैं आपको आपकी बीमारी के मुतालिक बताती हूँ कि ये अगर आप ये बीमारी, आपके साथ कोई आया हुआ है, आप कुछ सुनना चाहते हैं, ये बैड ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ है, आपके साथ कोई आया हुआ है, आप क्या, आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ पता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि इस रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट कोई तसल्ली बख्श नहीं है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये बताया जा रहा है कि आपको शायद बच्चेदानी का कैंसर है। मैं समझ सकती हूँ ये एक मुश्किल सिचुएशन है, आप पानी लेना चाहेंगी, आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहेंगी, क्या आप अभी इस बारे में बात करना चाहती हैं, या हम दोबारा कोई आपकी एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कर लें ताकि आप बेहतर तौर पे इसको समझ सकें, ठीक है। यूजली रोल प्लेयर होता है, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, ठीक है। उसमें आप फिर बताएंगे कि जी ये आपकी ये प्रॉब्लम है, इसका जो हल है वो हमें आपका ऑपरेशन की सूरत में करना पड़ेगा, जिसमें हम आपकी बच्चे, फिर आप तस्वीर बना के दिखा दें कि ये बच्चेदानी है, ये ट्यूब होती है, ये अंडेदानी है। तो चूंकि आपको कैंसर है, तो हमें सबसे पहले आपको स्टेज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आपकी कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। उन टेस्टों में हम एमआरआई, जो भी टेस्ट होगा एमआरआई करवाएंगे, उसमें हम आपके पहले देखेंगे कि आपकी बीमारी कहाँ तक फैली हुई है, क्या गुदूदों तक फैली हुई है, नोड्स तक फैली हुई है। फिर हमारी एक माहिर डॉक्टर की टीम होगी, उर्दू में आप ऐसे बता देंगी, इंग्लिश में बताएंगे आई विल इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्विंग द मी एज अ जनरल गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, ठीक है। तो ये बातें सारी आपने कैंसर वाले पेशेंट्स के साथ करनी होती हैं, ठीक है। सो आपने टीम मेंबर आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके अल्फाज चेंज हो जाएंगे, लेकिन चीजें आपकी वही रहेंगी, ठीक है। समझ आ रही है? जी मैम। चलिए। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स मैं आपको देना चाहूंगी, अ, वो आपकी होगी एंटी ऑप्स पेशेंट की, ठीक है। ऑप्स केस, ठीक है। ऑप्स केस के अंदर आपकी आ जाती है हिस्ट्री, वो मैं आपको हिस्ट्री पॉइंट्स आपको बता दूंगी इस बाद में। फिर आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस में आपने उसको डिवाइड कर देना है बेसिक्स में और स्पेसिफिक में, ठीक है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपकी आ जाती है मैनेजमेंट। अब जो इसके मैनेजमेंट के पॉइंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले आपने काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग के अंदर आपने
मेंशन करना है कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, आई विल काउंसिल द पेशेंट दैट यू हैव अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नहीं है। यूजली हाई रिस्क ही आती है, वैसे तो नहीं आती ना। ठीक है, हाई रिस्क है या नहीं है ये आपने उसको मेंशन करना है। ठीक है, काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले ये बातें आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर आपने रिस्क फैक्टर और आपने बताना है कि व्हाई इज योर प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क, तो उसमें आप क्या करेंगे, रिस्क फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है, फिर सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट सेफ्टी में आती है, आप उसको एडमिट करेंगे या नहीं। आप उसको ओपीडी पे मैनेज करते हैं या आप उसको एडमिट करके मैनेज करते हैं। अब जब एडमिट कर लिया तो फिर आपकी अगर कोई मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस आपको नहीं प्रोवाइड की गई तो आप वो करवाएं। चूंकि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो इसको आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहीं पे इन्वॉल्व कर दी। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, डाइटिशियन को इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे आपने उसको भी इन्वॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने उसको लेके चलना है, ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर 3। ठीक है, ट्राइमेस्टर 1 के अंदर आपने उसको फॉलिक एसिड देना है, आपको उसने नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, हेडेक, इनके बारे में डिस्कस करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने नॉर्मली स्कैन के बारे में बात करनी है, क्योंकि एशियन एशियन एथनिसिटी होती है तो 14 वीक्स के ऊपर सबका ओजीटीटी भी होगा, नॉर्मली स्कैन होगा, ग्रोथ स्कैन, ग्रोथ मॉनिटरिंग होगी, ग्रोथ स्कैन होगा। ठीक है, 28 वीक्स को उसकी एचबी होगी और उसका एक दफा ग्रोथ स्कैन भी होगा। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर की बातों को फिर आपने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने करना है वो आपका होता है टाइम, सॉरी, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने उसको बताना है। ठीक है, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में आपने उनसे बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो इंट्रापार्टम के अंदर आपने उसकी कोई ड्रग्स हैं, कोई चीजें, एनेस्थीसिया है, वो आपने बात करनी है। ठीक है, इंट्रापार्टम की आपने बात करनी है। ठीक है, वो बताना है आपने। ठीक है, पोस्टपार्टम में आपने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करनी है या नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट है, बोलना है इसको। ठीक है, बेबी इज हेडेड ओवर टू द पीडियाटिशियन। क्यों पीडियाटिशियन को देना है, ताकि वो डायबिटीज का केस है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया को देखे। ठीक है, तो वो आगे आपने ये भी बताना है कि मैंने न्यूनेटोलॉजिस्ट को क्यों देखना है। ठीक है, साथ में आपने थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की रिस्क स्कोरिंग भी करनी है। ठीक है, ठीक है, इसकी स्कोर करना है इसको हर केस में। ठीक है, फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात करनी है हर केस में। ठीक है, और उसके बाद आपने कॉन्ट्रासेप्शन की बात करनी है। कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत प्यारा कॉन्ट्रासेप्टिव की समरी है अशरे की, वो मैं आपको भेज दूंगी। वो साथ साथ वो आप प्रिंट करके अपने पास रखें और उसमें से आप केस वाइज देखते रहें कि किसकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 है। ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रासेप्शन करना है। फिर उसके बाद आपने प्री प्रेगनेंसी के अगली प्रेगनेंसी में आपने पहले काउंसलिंग लेनी है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। ठीक है, सो ये थोड़ा सा पैटर्न मैंने बहुत मोटी आउटलाइन आपको बता दी है, वरना तो हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पे चलती जाएगी। ठीक है, चले, अब हम डिस्कशन पे आ जाते हैं जी। अब हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी। टाइम मैनेजमेंट की जो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको, वो आपकी अपनी पर्सनल है, वो मैं आपको उसमें भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप अपने दिन को डिवाइड करें। ठीक है, चार आपके टास्क है ना, आप मॉर्निंग में कर लें शॉर्ट केस की प्रैक्टिस। ठीक है, कोई से भी पार्टनर मिल जाए, आपको पार्टनर मिल जाएंगे। पार्टनर मिल जाए, पार्टनर तो बहुत अच्छी चीज होती है, पार्टनर के बगैर तो आप, अच्छा पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी आपकी संवर जाती है। ठीक है, पार्टनर ना भी मिले तो ये जितने डॉक्टर्स के नाम मैंने बताए हैं ये आपके पार्टनर्स हैं।
नहीं तो मेरा ग्रुप आपके लिए पार्टनर के तौर पे, मैं मेंटोर नहीं हूँ, मैं आप लोगों की पार्टनर हूँ, ठीक है? तो डोंट टेक मी एज अ मेंटोर, ना मैं मेंटोर हूँ और ना ही मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट लाइक योर पार्टनर, स्टडी पार्टनर, ठीक है? सो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? लेकिन मेरा थोड़ा सा टाइम फ्रेम होता है तो वो इस वजह से, ठीक है? मॉर्निंग में आप अपनी पार्टनर के साथ शॉर्ट केस की प्रैक्टिस कीजिए। ड्रिल्स, आप एक ड्रिल जो है वो डेली की करें, दोपहर में कर लें, आफ्टरनून में 1 घंटा रख लें, ठीक है? और उसके बाद रात को लेट नाइट आप सोते हुए एक बास्ट टोक्स का कोई स्टेशन कर लें, या 2-3 स्टेशंस कर लें, ठीक है? या जो टॉपिक करते जाएं उसको पास्ट टोक्स में भी देखते जाएं, ठीक है? तो ये इस तरह से आपका ये पैटर्न चलेगा। बाकी दिन के अंदर आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। हाँ, एक टाइम आपने बीच में किसी टाइम पे भी ड्रिल्स आप दिन में 3 टाइम्स अ वीक कर लें, ठीक है? और आप डेली जो है वो आपने कॉन्जे करनी है, डेली कॉन्जे करें। कॉन्जे के जो हैं वो 68 स्टेशंस हैं, ठीक है? तो रोज का एक भी करें तो आप यू नीड 68 डेज, ठीक है? वैसे डॉक्टर नोरीन आजकल करवा रही हैं, तो वो आप उनसे क्लास लेके तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? डॉक्टर नोरीन क्लास टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, कभी 10 बजे वो ले लेती हैं, 11 बजे ले लेती हैं। मेरी एक फिक्स टाइमिंग है, मैं 7:30 बजे क्लास लेती हूँ। इवनिंग में प्लस माइनस आगे पीछे टाइम हो जाता है, ठीक है? लेकिन यूजली मैं 7:30 बजे क्लास ले लेती हूँ, ठीक है? 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, ठीक है? उसमें हम सिर्फ शॉर्ट केस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? टॉपिक वाइज। मकसद हमारा आपको टॉपिक पढ़ाना नहीं है, ये क्लियर रखें। मकसद सिर्फ आपका प्रैक्टिस करना है, आपकी स्पीकिंग पावर्स, आपकी बोलने की स्किल्स, आपके जुमले, इनको ठीक करना हमारा मकसद है। क्योंकि पढ़ आपने बहुत लिया हुआ है, आपको शायद हमसे मुझसे ज्यादा आता हो, ठीक है? लेकिन काम सिर्फ ये है कि आपको हम वो पॉलिश करें कि बोलना कैसे है, और वो आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आप बोल सकें, ठीक है? चल, जी जी पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओपन फॉर हाउस डिस्कशन, कोई तजवीज देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। जी, मैम आपकी क्लास सुबह 7:30 है या शाम? नहीं, शाम को 7:30 बजे। लेकिन मैं अभी रमजान मैंने किया, अभी भी मेरा मैं बहुत टाइट शेड्यूल में आज की भी क्लास ली है। रमजान जरा मैंने ब्रेक ली हुई है, वो मैंने डॉक्टर पलवशा को हैंड ओवर किया था। तो वो डॉक्टर पलवशा आजकल ले रही हैं क्लासेस, वो शायद दोपहर को 3 बजे या 2 बजे लेती हैं। वो आप ग्रुप में देखते रहे तो वो आपको पता लगता रहेगा। आई थिंक कल ओवेरियन मैथ्स उन्होंने करवाना है, डॉक्टर पलवशा ने। परसों डॉक्टर राशिद लतीफ के पास ही हैं, ठीक है? और डॉक्टर वर्दा, ग्रुप में आप देख लें, डॉक्टर वर्दा हैं, वो अलग से उन्होंने ना ड्रिल का ग्रुप बनाया हुआ है, उन्होंने ग्रुप शेयर भी किया हुआ है। मैं डॉक्टर वर्दा को कहती हूँ वो दोबारा से ग्रुप की डिटेल शेयर कर देती हैं, आप उनका ड्रिल का ग्रुप शेयर ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है? तो वो ड्रिल्स करवा रही हैं, ठीक है? ड्रिल्स के लिए आपने मरियम इब्राहिम करनी है, ठीक है? उसके अंदर जो जुमले लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई है ना, उनको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बाकी एंड पे अगर किसी भी से, डॉक्टर वर्दा से, डॉक्टर नौरीन से, या मेरे से, या कोई भी टॉपिक रह जाता है तो हम करवा देंगे आपको, जितना मैक्सिमम हम करवा सकते हुए, ठीक है? ये बैच AR 300, कौन, क्या नाम है? या आई थिंक किसी में बैच नंबर लिखा हुआ है कोई। जी जी, किसी और ने कुछ पूछ, जी डॉक्टर नाजिश आपने कुछ पूछना है, कुछ डिस्कशन करनी है? नहीं डॉक्टर कुरत, बस ये अब तैयारी शुरू की तो है,
आप लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ, टाइम बहुत ज्यादा जैसे इसलिए, और आप डॉक्टर नाजिश आप पैनिक हो जाती हैं। आप ज्यादा ना चीजें, आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ना स्ट्रेस ले जाती हैं चीजों का। डॉक्टर सूरत, असल में ना मैंने लास्ट टाइम जब ये थ्योरी फर्स्ट गो में मैंने की थी ना, तब मैंने गाइडलाइंस और टेक्स्ट बुक नहीं की थी। अच्छा। तो मैंने जब फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट टाइम देखी तकरीबन हम्म। डॉग्स की बुक्स, सना वाला और शाजिया खटक, मैंने तब बहावलपुर जब मैं गई तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी वहां पे, हम्म। मंगवाई थी वहां पे। तो फिर तब तो एक 1 मंथ था। तो बस हम्म। मैंने डॉक्टर मारिया रफी का ग्रुप ज्वाइन किया, तो बस उसमें मैंने फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस वगैरह और ये सब चीजें देखी। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट थी उसमें इतना ज्यादा मटेरियल पढ़ना, प्रैक्टिस